Okay, in this video we will be attempting this question. The question I will be sharing with you. It says that create a database with two tables with the following details. One is the salesman basic details. The other is the table name is for each sale affected. फील्ड नेम एक बार देख लेते हैं. इट से सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, देन फुल नेम ऑफ सेल्समैन. इट शुड बी टेक्स्ट टाइप, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, सिटी. इट शुड बी टेक्स्ट. लेकिन डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ लिखा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, यानी कि सिटी में इन चारों के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए. मतलब मैं अगर कोई भी और डालना चाहूँ, जैसे करनाल डालना चाहूँ या कुरुक्षेत्र डालना चाहूँ या मे बी कोई भी और सिटी, अहमदाबाद, तो सिटी में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. सिर्फ ये चार ऑप्शन एक्सेप्ट होने चाहिए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है. ऐसे ही मैरिटल स्टेटस में या तो मैरिड हो या अनमैरिड हो. ये हम कैसे अचीव करते हैं ये हम अभी वीडियो में देखेंगे कि इस तरह का जब हमें डिस्क्रिप्शन दिया हो कि जब हमें इनपुट यूज़र से जो है वो फिक्स्ड लेना है, यानी कि हमें उसको ऑप्शन देनी है. बेसिकली ये क्या है कि मैं सिटी के लिए उसको चार ऑप्शन दे रही हूँ, बट मैं उसको फ्री हैंड नहीं दे रही कि आप कोई भी सिटी का नाम डालो, आपको इन चारों में से कोई चूज़ करना है. ठीक है. ऐसे ही मैरिटल स्टेटस में भी या तो आप मैरिड चूज़ करो या अनमैरिड चूज़ करो, आपको बाकी कोई ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं. दूसरा टेबल अगर हम देखें तो उसमें प्रोडक्ट कोड होगा, सेल्समैन एम्प्लॉय कोड. देखो यहाँ ये प्राइमरी की होगा, यहाँ ये फॉरेन की होगा. ठीक है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि दोनों टेबल को लिंक में जो कॉमन है वो सेल्समैन एम्प्लॉय कोड है. तो यहाँ तो ये प्राइमरी की होगा क्योंकि सेल्समैन की बेसिक डिटेल है. यहाँ ये फॉरेन की होगा. यूनिट सोल्ड, नंबर, रेट करेंसी में, एंड इट शुड बी बिटवीन 100 एंड 200. मतलब यहाँ पे भी हमें क्राइटेरिया में इसको फिक्स करना होगा कि मेरा रेट जो है कभी भी 100 से कम ना हो और 200 से ज़्यादा ना हो. तो ये भी हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे ये भी देखेंगे. डेट ऑफ सेल, डेट एंड टाइम टाइप, डेटा टाइप होना चाहिए. प्रोडक्ट कोड में भी देखो उन्होंने ABCDEFGH 8 आपको कोड दिए हैं. अगर मतलब मैं आई टाइप कर दूँ प्रोडक्ट कोड में कभी गलती से तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली मैंने जो प्रोडक्ट कोड हुआ या मेरा ये सिटी हुआ, दूसरे टेबल में मैरिटल स्टेटस हुआ, ये कुछ ऐसे मेरे डेटा हमने कॉलम्स बनाए हैं जिसमें हम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द इनपुट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको कैसे डेटा एंट्री कराते हैं. नॉर्मली जब हम जैसे इस तरीके का लिखते हैं, जैसे डेट एंड टाइम हो गया, टेक्स्ट हो गया, अब फुल नेम है, टेक्स्ट है, यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है क्योंकि नाम तो कुछ भी हो सकता है. हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि बस 4 नाम में से ही आप चूज़ करो. लोगों के कोई भी नाम हो सकता है. तो ये तो हमें ओपन एंड, ये एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन है. सिटी, मैरिटल स्टेटस या जैसे प्रोडक्ट कोड हुआ, ये आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आपके आंसर्स आपको गिवन है, उसमें से ही आपको कोई चूज़ करना है. ठीक है, यानी कि ये एक तरह से KBC के क्वेश्चंस की तरह है. इसमें आपको ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में से ही कोई आंसर है आपका. आपको अपने आप इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते. तो इस तरह का जब हम इनपुट लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड इनपुट. ये हम क्यों लेते हैं? ये हम इसलिए लेते हैं ताकि कभी भी, क्योंकि डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो उसमें लाखों में एंट्रीज होती हैं. ठीक है, अब सपोज़ करो सिटी हुआ या मैरिटल स्टेटस हुआ, प्रोडक्ट कोड है फॉर एग्जांपल, इसमें 8 ही प्रोडक्ट कोड है. जब कोई बंदा डेटा एंट्री कर रहा है, उसको 1 लाख एंट्री करनी है अगर सेल्स की ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 ईयर, 1 लाख सेल्स तो हो ही गई होंगी. अब वो ABCD ऐसे टाइप करता जा रहा है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग एंट्रीज होंगी. लेकिन बाई चांस अगर उसने गलती से J टाइप कर दिया, अब J तो मेरा कोड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन टाइपिंग एरर तो हो सकती है ना. उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वो एक्सेप्ट तो कर लेगा क्योंकि J मेरा एक टेक्स्ट टाइप है. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जब मैं आगे कभी एनालिसिस करूँगी तो मेरे को पता है कि मेरा तो कोड कभी J है ही नहीं क्योंकि H तक मैंने डिफ़ाइन किया है, तो मैं कभी भी सिलेक्शन J के लिए करूँगी ही नहीं. तो वो मेरा जो रिकॉर्ड है वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो कहीं भी काउंट नहीं होगा. जैसे अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि A की कितनी सेल्स हुई तो मैं लिख दूँगी क्राइटेरिया में कि लाइक A, तो वो सारी मेरे को वो रोज़ दिखा देगा जिसमें प्रोडक्ट टाइप मेरा A है. B के लिए लाइक B कर दूँगी तो सारे B वाले आ जाएंगे, SACDEFGH. लेकिन जो J वाला जो मेरे से गलती से टाइप हो सकता है कि वो A का हो या B का हो या C का हो, जहाँ मेरे से गलती से J टाइप हो गया, तो मतलब किसी ना किसी की नंबरिंग में, मतलब काउंटिंग में वो कम हो जाएगा. इस तरह की डेटा एंट्री की मिस्टेक्स ना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं दैट आई विल टेल यू. उसमें क्या होगा, आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा. जब भी हम रिस्ट्रिक्ट इनपुट लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना देते हैं
वो ऐसे क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, उसी लिस्ट में से यूज़र को फिर चूज़ करना होता है कि मुझे कौन सा मैं इसमें एंट्री करना चाहती हूँ, ठीक है। उस केस में क्या होता है, आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना होता है। तो डेटा एंट्री की जो मिस्टेक्स होती हैं वो हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, और इसको हम इन अदर वर्ड्स जब हम एक्सेल में भी बात करते हैं इसको हम डेटा वैलिडेशन भी बोलते हैं। डेटा वैलिडेशन इसलिए क्योंकि मैंने अपने डेटा को वैलिडेट कर दिया कि इन चारों के सिवा कुछ नहीं आ सकता, इन 2 के सिवा कोई और इनपुट नहीं आ सकता, और यहाँ पे इन 8 के सिवा कोई और इनपुट नहीं आ सकता। इसी चीज़ को बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। मैंने अपनी डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके सिवा और कोई भी इनपुट आएगा नहीं। So now first thing first is we will have to create these 2 tables as per the description given here. Then let's just have a look at the questions. First it says create the database. You have to create the tables, establish referential integrity between the tables. Then referential integrity क्या होता है? Referential integrity जैसे मैंने समझाया भी था, सेल्समैन एम्प्लॉय कोड है और ये यहाँ है, यहाँ ये प्राइमरी की है, यहाँ ये फॉरेन की है। फॉरेन की में ऐसी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए जो इसके प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करती हो। आई विल एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। देन इट सेज एंटर 4 रिकॉर्ड्स इन टेबल 1 एंड 8 रिकॉर्ड्स इन टेबल 2। तो पहले वाले में 4 रिकॉर्ड बनाने हैं और सेकेंड टेबल में 8 रिकॉर्ड्स। 8 रिकॉर्ड्स इसने इसलिए बोला, अगर आप क्लियरली देखो ABCD ये 8 प्रोडक्ट कोड है, इसलिए उसने बोला कि 8 रिकॉर्ड्स बनाना, सो दैट एटलीस्ट हर एक प्रोडक्ट का एक एक रिकॉर्ड तो आपको बनाना ही है। Then it says assign primary key to salesman employee code in table 1 and product code in table 2। मतलब ये यहाँ पर ये प्राइमरी की है और इस टेबल में ऊपर वाली ये प्राइमरी की है, ठीक है। Then it says apply lookup property in table 2 for salesman employee code from table 1। Now this is a good question। ये लुकअप प्रॉपर्टी वही है। अब वो ये क्या कह रहा है, जैसे जो मैंने यहाँ पर बात बोली थी आपको कि कोई डेटा एंट्री में मिस्टेक ना हो, कि जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात है कि जैसे सेल्समैन एम्प्लॉय कोड है, सपोज यहाँ पे मैंने अपने सेल्समैन, लेट्स से आई हैव 4 सेल्समैन, सेल्समैन 1 2 3 एंड 4, 4 ही कोड हैं। अब जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे टेबल में, हो सकता है प्रोडक्ट ए को सेल्समैन 1 ने सेल किया, ई को भी सेल्समैन 1 ने किया और एच को भी सेल्समैन 1 ने किया। अब जब मैं सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, क्योंकि वो नंबर है तो मैं 1 2 3 4, इनफैक्ट हो सकता है गलती से मैं 5 भी टाइप कर दूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ सेल्समैन एम्प्लॉय कोड में तो सिर्फ 4 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर मैं 5 टाइप कर दूँगी वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो यहाँ तो 5 है, लेकिन ये जब अपने इस पेरेंट टेबल में ढूंढेगा जहाँ पर ये प्राइमरी की है, इसको 5 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। दैट इज़ द वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। क्या होता है, फॉरेन की हमेशा अपनी प्राइमरी की को रेफ़र करती है डेटा के लिए कि मुझे उससे रिलेटेड डेटा कहाँ से पिक करना है, इसलिए उसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि फॉरेन की में आप जो भी डेटा डालो वो हमेशा अपनी प्राइमरी की को रेफ़र करेगा टू लुक फॉर अदर डेटा एसोसिएटेड विद इट। इसीलिए फॉरेन की में कोई भी एंट्री वो नहीं होनी चाहिए जो आपकी प्राइमरी की में नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने प्राइमरी की में 4 ही कोड दिए 1 2 3 4, तो यहाँ आप 1 2 3 4 की जगह और कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप बहुत माइंडफुल होकर काम करो और कभी भी 1 2 3 4 की जगह कोई एंट्री ना करो। बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकती है। इसीलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि 4 में से ही कोई चूज़ करो, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करा 2 ऑप्शन, इसको 8 ऑप्शन, हम सेल्समैन एम्प्लॉय को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी वैल्यूज़ इस टेबल के इस कॉलम से ही लोगे। अब मैं इसको ये नहीं बोल रही कि 1 2 3 4 ही है, अगर वहाँ 10 है तो आप उन 10 में से ही चूज़ करके अपना इनपुट डाल सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ सेल्समैन एम्प्लॉय कोड में आप जितनी भी एंट्री करोगे, 10 करो 15 करो, आपको फिक्स तो करना पड़ेगा कि मेरे इतने ही सेल्समैन हैं। सपोज करो मेरे 10 सेल्समैन हैं, सो मैंने 1 2 3 4 अप टिल 10 उनको कोड्स दे दिए। तो ये जो सेल्समैन एम्प्लॉय कोड है उसको मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दूँगी दैट यू विल टेक ऑल द वैल्यूज़ विच एग्जिस्ट हियर। जो आपका पेरेंट टेबल है जहाँ वो प्राइमरी की है, वहाँ जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हीं में से कोई वैल्यू लोगे। यानी कि जब मैं इस टेबल में जाऊँगी और सेल्समैन एम्प्लॉय कोड एंटर करूँगी तो वो मेरे को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा और उसमें वो सारी वैल्यूज़ लिस्टेड होंगी जो यहाँ प्राइमरी की में मैंने पहले फीड करी होंगी, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ गोना वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन।
and then it says create and save a that we will do with the lookup property, ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई है. And then it says create and save a form that contains, अब हमें फॉर्म बनाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ये सारी डिटेल्स के साथ. देन हमें रिपोर्ट भी बनानी है विच इज़ अगेन वेरी सिंपल. देखो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आपका सिर्फ एक डेटा एंट्री का टूल है, ठीक है. हम जैसे जब टेबल बनाते हैं तो हमारे पास दो व्यू होते हैं, एक तो होता है डेटा शीट व्यू, एक डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू में तो हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये फील्ड नेम होगा, ये डेटा टाइप होगा. डेटा शीट व्यू में हम उसमें एक्चुअली में एंट्री करते हैं कि क्या नाम है, क्या प्रोडक्ट कोड है, क्या सेल्समैन कोड है. अब वो जो डेटा एंट्री शीट व्यू होता है वो जो इंसान जानता है उसके लिए तो काम करना आसान है, बट आपको उसको और यूज़र फ्रेंडली बनाना है तो हम क्या करते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. जैसे आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो एंट्रीज़ आपको यहाँ लेनी होती है, यानी कि आपके फील्ड नेम एक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में आपके सामने आते हैं और उसमें सिर्फ इंसान को एंट्री करनी होती है और वो अपने आप डेटा बेस में सेव होता जाता है. सो फॉर्म्स आर नथिंग बट जस्ट अनदर वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र और वो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर होता रहता है. वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होता है. हर किसी को अगर आप ऐसा टेबल बना हुआ दिखा दोगे, उसको बोलोगे इसमें एंट्री करते रहो, कोई नहीं कर पाएगा. लेकिन आप उनको फॉर्म दे दोगे, वो आराम से अपनी एंट्री करके एंटर करके चले जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव होता रहेगा. सो फॉर्म्स आर जस्ट फॉर डेटा एंट्री पर्पस. इट्स अ मोर यूज़र फ्रेंडली वे ऑफ मेकिंग डेटा एंट्री. रिपोर्ट्स आर बेसिकली आप एक समराइज्ड वे में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. जो भी आइटम्स इसमें लिखे हैं वो आइटम्स आपके एक रिपोर्ट में एकदम एज इट इज़ आ जाते हैं. एक कॉम्पैक्ट व्यू है, दो टेबल के कंबाइंड, कुछ टेबल में से कुछ एलिमेंट, दूसरे टेबल में से कुछ एलिमेंट लिया और उसकी एक रिपोर्ट एक समराइज्ड फॉर्म में एक जिस्ट बना के दे दिया, उसको ये रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है. देन ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक 2 queries. So we'll do one by one all of these questions.